गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से 12वीं क्लास का भौतिक विज्ञान के अंतर्गत खंड खा की पहली इकाई में प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन आज पढ़ेंगे। तो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है। प्रकाश का अपवर्तन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं और वैसे हम प्रिज्म के बारे में भी पीछे की क्लास में जानते हैं, लेकिन थोड़ा सी जानकारी हम पहले प्रिज्म के बारे में करते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि प्रिज्म क्या होता है, यानी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले हम समझ लेते हैं इसमें प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है, दो अपवर्तक पृष्ठ लिए, एक अपवर्तक पृष्ठ है समांग माध्यम, समांग माध्यम के दो अपवर्तक पृष्ठ लिए। मान लीजिए एक पृष्ठ ये है और दूसरा पृष्ठ ये है, ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक मतलब जिससे प्रकाश का अपवर्तन हो। एक अपवर्तक पृष्ठ ये है, एक अपवर्तक पृष्ठ ये है। इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को मिला दें और कैसा समांग पारदर्शी पदार्थ, जैसे मान लीजिए कांच, तो इसमें भरा रहता है पूरा कांच, इसको हम प्रिज्म कहते हैं। ये प्रिज्म है, प्रिज्म PRIS, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही नाम है प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है, दो समतल समांग पारदर्शी पृष्ठ और जोड़ दिए जाए तो इस तरह से ये जो आकृति बनी इसे हम प्रिज्म कहते हैं। और ये पृष्ठ क्या है, अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ, ये भी अपवर्तक पृष्ठ है और ये भी है हमारा अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ यानी इन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है। और इन दोनों अपवर्तक पृष्ठ के बीच में जो कोण बनता है, यानी ये कोण बना, ये जो कोण बनता है इसको हम अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण कहते हैं। और अपवर्तक कोण को हम A से व्यक्त करते हैं, कैपिटल ए। अपवर्तक कोण को हम A से व्यक्त करते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी हुई हमारी किसके बारे में, प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म दो अपवर्तक पृष्ठों से एक घिरा हुआ भाग है और अपवर्तक पृष्ठों के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम अपवर्तक कोण या दूसरा नाम इसका प्रिज्म कोण, अपवर्तक कोण या इसको प्रिज्म कोण भी कहते हैं, प्रिज्म कोण भी कहते हैं, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण भी इसको कहते हैं। तो ये हमारा प्रिज्म हुआ। तो मेरे पास एक प्रिज्म है, इसको मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा कि ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। अगर हम इस प्रिज्म को ध्यान से देखें तो देखो ये एक आयताकार फलक है, एक आयताकार फलक ये है, एक आयताकार फलक ये है और एक आयताकार फलक ये है। यानी आयताकार फलक कितने हो गए, 3। और ये त्रिभुजाकार है, ये त्रिभुजाकार फलक है और ये फलक भी कैसा है, त्रिभुजाकार फलक है। तो अब अगर हम प्रिज्म को इस तरह भी समझ सकते हैं कि 3 आयताकार फलक और 2 त्रिभुजाकार फलक से मिलकर के जो समांग पारदर्शी माध्यम का ये जो पृष्ठ बना पूरा, इसको हम प्रिज्म कहते हैं। इसमें 1 2 3 आयताकार फलक और 2 त्रिभुजाकार फलक हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म कहते हैं। समांग पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच है। अब यहाँ ये समझना है, जब इसको हम चित्र बनाएंगे तो इसका चित्र इसी तरह, ये जो पृष्ठ आप देख रहे हैं, ये वाला पृष्ठ, चित्र प्रिज्म का हमेशा जब बनेगा तो इसी इतना जो पृष्ठ आप देख रहे हैं, इसी पृष्ठ को यहाँ पर दर्शाया जाता है। ये जो त्रिभुजाकार पृष्ठ देख रहे हैं, इसी पृष्ठ को यहाँ पर दर्शाया जाता है। और अपवर्तन होगा तो 2 पृष्ठों से ही होगा। जैसे इसको मान लो मैं यहाँ पर रखूं तो अपवर्तन कहाँ से, एक ये पृष्ठ हो गया, एक ये पृष्ठ हो गया। देखिए इसी तरह से चित्र है, एक अपवर्तक पृष्ठ ये है, एक अपवर्तक पृष्ठ ये है। अच्छा, दोनों अपवर्तक पृष्ठ जहां मिलती हैं इसको बोलते हैं कोर, यानी ये क्या है, अपवर्तक कोर है। अच्छा, एक चीज और समझिए,
ये मान लो अपवर्तक पृष्ठ, ये अपवर्तक पृष्ठ, तो अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत ये पृष्ठ काट दिया जाए, यानी ये अपवर्तक पृष्ठ, ये अपवर्तक पृष्ठ जो आयताकार फलक है उसके लंबवत पृष्ठ काट दिया जाए तो इसको प्रिंसिपल सेक्शन यानी मुख्य परिच्छेद कहते हैं। तो ये जो भी कहलाता है इसका नाम क्या है, मुख्य परिच्छेद, और ये भी है मुख्य परिच्छेद जो यानी एक समबाहु त्रिभुज की आकृति का होता है। तो ये जानकारी दी मैंने आपको प्रिज्म के बारे में, चाहे तो एक बार प्रिज्म और समझ ले। ये प्रिंसिपल सेक्शन यानी अपवर्तक नहीं मुख्य परिच्छेद, ये भी मुख्य परिच्छेद, और ये कैसा है, त्रिभुजाकार फलक है, ये भी त्रिभुजाकार फलक है, 2 और 3 कैसे हैं, आयताकार फलक से जो आकृति बनी उसे हम प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म से हमेशा 2 आयताकार जो फलक हैं, ये वाले जो मैंने दिखाए हैं, इनसे ही प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसलिए इनको अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं और इसको हम अपवर्तक कोण कहते हैं। और इनके बीच में जो कोण बनता है यानी हम ये वाला कोण कह सकते हैं, ये कोण अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। अब हम समझते हैं इससे प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन किसके द्वारा, प्रिज्म के द्वारा, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए तो पहले मैंने ये कहा हमेशा प्रिज्म दिखाना हो तो ये वाला पृष्ठ दिखाना होगा, तो इसी पृष्ठ को मैं फिर दिखाता हूं द्वारा। ये मान लीजिए हमारा क्या है, प्रिज्म हो गया, ये मुख्य परिच्छेद यानी A B C, इसमें कांच भरा हुआ है, तो ये अपवर्तक। तो ये मान लीजिए इस पर एक प्रकाश की किरण आपतित हुई, कौन सी, इसका नाम दे दिया मैंने मान लीजिए PQ। ये इस अपवर्तक, ये हमारा क्या है, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण है, इस पर PQ किरण आपतित हुई। अब देखिए अब इस पर अविलंब, तो अविलंब कैसे होगा, अविलंब किसी भी पृष्ठ पर खींचेंगे तो वो किस तरह का होगा, यानी लंबवत होगा। जैसे ये पृष्ठ है तो इसका किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। अगर ये पृष्ठ मान लो इस तरह से तो अविलंब के सीधा इस तरह से चला जाएगा। तो अविलंब की यहाँ पर स्थिति क्या होगी, मैं खींचता हूं तो ये स्थिति क्या होगी, इस पृष्ठ पर अविलंब हो जाएगा। क्यों यहाँ लिख देता हूं, ये अविलंब ये हो गया अविलंब, और PQ होगी हमारी आपतित किरण। अब देखो इधर जो माध्यम है वो क्या है, हवा यानी एयर है, इधर माध्यम क्या है, कांच यानी गिलास, चलिए कांच है। तो प्रकाश की किरण क्या कर रही है, यानी हवा से कांच में जा रही है। तो यानी इसका मतलब ये है प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो विरल से सघन में जाएगी, यानी सघन विरल माध्यम भी जाते हैं जिनका घनत्व तो कम होता है वो विरल माध्यम है, जिनका घनत्व तो ज्यादा होता है वो सघन माध्यम है। तो यहाँ पर इस केस में प्रकाश की किरण यानी हवा से कांच में जा रही है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो इस पृष्ठ से यानी अपवर्तन के पश्चात क्या करेगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो जाना चाहिए इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए इस तरह से, लेकिन क्या करेगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। ये इसका नाम ले दो PQ और ये हो गई मान लीजिए कौन सी R। तो इस तरह से झुक जाए। अब ये फिर अपवर्तक पृष्ठ है, तो यहाँ से फिर प्रकाश का अपवर्तन होगा और इस पर अविलंब किरण हो जाएगा। इसका अविलंब खींचू तो उसकी ये स्थिति आ जाएगी। ये तो अब इस पृष्ठ से अब देखो यहाँ कांच और इधर बाहर, फिर क्या आएगी, फिर इधर एयर आ गई, हवा आ गई। अब यहाँ पर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो क्या होगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। तो अविलंब हमारा इधर है तो अविलंब से दूर इधर हट जाएगी। तो ये हमारी किरण हो गई आपतित किरण PQ, और इसको नाम दे दिया मैंने मान लो R, और ये हो गया मान लो S। तो ये यानी प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन इस तरह से इसमें दिखाया गया है। अब जरा समझिए इसमें किस किस तरह से PQRS, ये जो किरण है मैं लिखता हूं नाम PQ। PQ क्या है हमारी, आपतित किरण, आपतित किरण, PQ आपतित किरण। QR ये है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण।
क्यू आर अपवर्तित किरण। आर एस इसको बोलते हैं निर्गत किरण। आर एस है हमारी निर्गत यानी जो बाहर निकल गई हवा में, निर्गत किरण। पी क्यू आर एस यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। अब अविलंब और आपतित किरण के बीच में कोण बना है आई, इसको बोलेंगे हम आपतन कोण। आई क्या है हमारा? आपतन कोण। आपतन कोण। और ये अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बना है इसको बोलेंगे, इसको नाम दे दूं मैंने आर। तो आर है हमारा अपवर्तन कोण। आर यानी क्या है? अपवर्तन कोण। ये हो गया हमारा अपवर्तन कोण। अच्छा, क्यू आर लिखेंगे ऊपर। और अविलंब और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बना है इसको हम नाम देते, चलिए मान लीजिए आई डैश। इसको बोलते हैं निर्गमन कोण, यानी कोण इसको आई डैश कहते हैं। कोण आई डैश ये है निर्गमन कोण। निर्गमन कोण, ये निर्गमन कोण। और ए हमारा क्या है? प्रिज्म कोण या बोलते हैं अपवर्तक कोण। ए है हमारा प्रिज्म कोण। देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, इसके अविलंब और आपतित किरण के बीच में अपवर्तन कोण, ये अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में अपवर्तन कोण, और ये इस पर आपतित होती है तो इसके बीच में जो कोण बना है ये अविलंब, और इसको दे दूं मैं आर डैश। ये भी है हमारा कौन सा? यानी आर डैश। कोण आर डैश मतलब ए सी। इस पृष्ठ पर क्या है? आपतन कोण। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए, इनको मैं बताता हूं। ये हमारा प्रिज्म हो गया, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण। अविलंब और इसके बीच में आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। इस पृष्ठ पर आर डैश क्या है? आपतन कोण, और आई डैश क्या है? निर्गमन कोण, और कोण ए विचलन कोण। तो ये हमारा हुआ यानी प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ चीज एक और समझनी है हमको, और वो है अगर हम आपतित किरण और ये निर्गमन किरण इनको आगे बढ़ाएं तो क्या स्थिति बनी? देखिए, इसको मैं बढ़ाता हूं। ये है हमारी आपतित किरण, और ये निर्गत किरण, इसको बढ़ाएं तो इसके बीच में यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं विचलन कोण। यानी आपतित किरण और निर्गत किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम उसे हम विचलन कोण कहते हैं। तो विचलन कोण यानी कैसे बनेगा? यानी आपतित किरण को आगे बढ़ाएं और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएं। तो ये बिंदु मान लीजिए दे देता हूं ए बी सी डी। तो डी पर ये कोण बना, इसको हम डेल्टा से व्यक्त करते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा हमारा क्या है? डेल्टा है हमारा विचलन कोण। डेल्टा कहलाएगा विचलन कोण। यानी तो विचलन कोण क्या होता है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनता है। कैसे बनता है? इसको आगे बढ़ाने पर, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, एक बिंदु पर वो काटेंगी तो वहां पर जो कोण बनेगा, जैसे मैंने ये शो कर रखा है, ये कहलाएगा विचलन कोण। अब विचलन कोण का मान किस पर निर्भर करता है? इस आपतन कोण पर निर्भर करता है। यानी आपतन कोण और विचलन कोण में अगर हम ग्राफ खींचें तो किस प्रकार से ग्राफ खींचेगा, ये हम चलिए आगे वाले में देखते हैं। यानी किस किस में ग्राफ खींचे? आपतन कोण आई और विचलन कोण डेल्टा में अगर हमें ग्राफ खींचा जाए तो किस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होगा, ये हम देखते हैं। एक्स अक्ष और ये है हमारा वाई अक्ष, और ये हो गया मूल बिंदु O, ये है वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष पर हम लेते आपतन कोण,
ये हो गया हमारा आपतन कोण, आपतन कोण। और आपतन कोण का मान ये है हमारा विचलन, आपतन कोण यानी कि आई, और इधर लेंगे हम विचलन कोण। विचलन कोण, तो आपतन कोण का मान हम 30 से ज्यादा ही लेते हैं। मान लीजिए 30, 40 डिग्री, 50 या मान लीजिए 60। तो जैसे जैसे यहां कोई मान, चलिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से। तो जैसे जैसे मान लो आपतन कोण का मान हम बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान क्या होगा, कम होगा। तो जैसे थोड़ा थोड़ा अगर हम आपतन कोण बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान हमें कम प्राप्त होगा। और एक निश्चित मान के लिए विचलन कोण कितना होगा, न्यूनतम प्राप्त होगा। न्यूनतम मान लीजिए ये न्यूनतम मान है विचलन कोण का। जैसे बिल्कुल देखिए मैंने पी पर क्या है, न्यूनतम है। इसके बाद फिर क्या होगा, जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान बढ़ता चला जाएगा। उस न्यूनतम मान के बाद फिर बढ़ता चला जाएगा। तो जो विचलन कोण का न्यूनतम यानी अल्पतम मान होता है उसे हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण, विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण। और न्यूनतम विचलन कोण को डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं। ये जो है हमारा डेल्टा एम। तो पेपर में ये पूछा जाता है कि न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, कि जो विचलन कोण का मान आपतन कोण बढ़ाने पर क्या होता है, घटता जाता है, एक निश्चित मान पाने पर फिर वो बढ़ता शुरू हो जाता है। तो जो विचलन कोण का मान अल्पतम यानी सबसे न्यूनतम होगा वो हम कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण, और इसको हम डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं। इस न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में 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 आपतन कोण आई और बाहर जो निर्गमन कोण यानी क्या बताया था हमने, आई डैश बराबर होते हैं। यानी न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में नंबर 1 क्या बता, आपतन कोण आई और निर्गमन कोण आई डैश, इनका मान क्या होता है, बराबर होते हैं। और जो प्रिज्म के अंदर जो अपवर्तित किरण है PQR, प्रिज्म कोण के अंदर ये है हमारा प्रिज्म, मान लो ABC। तो ये जो अपवर्तित किरण है वो प्रिज्म के आधार BC के समांतर होती है। यानी न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में जो आपतन कोण है, आपतन कोण आई और निर्गमन कोण यानी निर्गमन कोण कौन सा, आई डैश, इनका मान क्या होता है, बराबर होता है। और अपवर्तित किरण आधार के कैसी होती है, समांतर होती है। तो ये आज हमारा हुआ यानी प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। धन्यवाद।